हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये पहले से नहीं था, आधुनिक भारत के पहले से नहीं था। किस प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बना है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको भूमंडलीकृत जो है विश्व के बारे में बता देती हूँ कि भूमंडलीकरण होता क्या है। देखिए, जो भी वस्तुएं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, भले ही वो आवश्यक हो, ठीक है, जैसे भोजन, कपड़ा, फर्नीचर, बिजली का सामान, दवाइयाँ, आराम, मनोरंजन की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें, इनमें से जो है कई भूमंडलीय आकार के नेटवर्क से हम तक पहुंचती हैं। कच्चा माल जो है किसी एक देश से निकाला गया हो सकता है और इस कच्चे माल पर प्रक्रिया करने का ज्ञान जो है किसी दूसरे देश के पास हो। अब जैसे देखिए कि लोहे तो हमारे देश में बहुत उत्पादन होते हैं, है ना। लोहा होता है, लोहा एक्सपोर्ट करते हैं हम, और उसी लोहे से बनी हुई वस्तुएं विदेशों से हमारे देश में आती हैं। ऐसे कई उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है ना, ये जो है देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच की दूरियां जो हैं क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यानी कि एक देश अपने विकास के लिए किस पे डिपेंडेंट रहता है, दूसरे देशों पर निर्भर करता है। अब आपको मैं एक और उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो सूती कपड़े के उद्योग में जो है महत्वपूर्ण नामों में किसका नाम आता है, जापान, भारत और अन्य देशों में पैदा हुई कपास पर डिपेंड करता है। काजू की बात अगर मैं करूं तो काजू के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अफ्रीकी देशों में पैदा हुए काजू, कच्चे काजू पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस सीमा तक भारत और अन्य विकासशील देशों के इंजीनियरों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो भूमंडलीकरण है ना, इनमें केवल वस्तुओं और पूंजी का ही संचलन नहीं होता बल्कि लोगों का भी होता है। यानी कि भूमंडलीकरण के प्रारंभिक रूप में भूमंडलीकरण कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। आई होप आप भूमंडलीकरण का मतलब समझ चुके होंगे। और अब हम बात करते हैं आधुनिक युग से पहले क्या था वैश्वीकरण के दौर में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आधुनिक युग से पहले कैसा था वैश्वीकरण का दौर। देखिए, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम जो है एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया जो है व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों का, वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है, ठीक है। आप सभी को, जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेजों के काल में जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, तब भी वो कच्चा माल अपने देश में ले जाते थे और वहाँ से उन कच्चे माल का जो है वस्तुएं बना के हम जो है हमारे देश में भेजते थे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाते थे। अब आज जब हम अपने जीवन में जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, एक कॉल आ गई थी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जब हम जो है अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी दुनिया ऐसी बनी है। जाहिर सी बात है, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है हमारा भारत जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता गया। ये चीज़ तो आप जानना चाहेंगे ना कि इतिहास में किस प्रकार की चीज़ें घटी, है ना। तो इतिहास के हर दौर में मानव समाज जो है एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही देखिए आप, यात्री हो या व्यापारी हो, पुजारी, तीर्थयात्री, ज्ञान अवसरों, है ना, और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातना पूर्ण जीवन से बचने के लिए ना दूर दूर तक यात्राओं पर जाते रहें। और अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते थे, ठीक है, चलते रहे हैं। और 3000 ईसा पूर्व में जो है
समुद्री तट पर होने वाले व्यापार के ना माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम जो है पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव जो है ना, मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिसे पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले अगर कीटाणुओं का बात करूं तो ये जो है दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी रहा है इनका। 7वीं सदी में इसे ढूंढा जा सकता है और 13वीं सदी के बाद ना इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया के बारे में। अब आप देखिए, ये चीन की एक गुफा है जिसमें पेंटिंग में ये दर्शाया गया है सिल्क मार्ग। ठीक है, सिल्क मार्ग जो है दर्शाया गया है। और आधुनिक काल से पहले के युग में ना दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का जो है सबसे जीवंत उदाहरण किसमें मिलता है? सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग एक नाम से ही पता है कि इस मार्ग से जो है पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम यानी कि सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने जो है बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से जो है होकर गुजरने वाले ने ये जो रास्ते थे न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि जो है एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। और ऐसे मार्ग जो थे ना ईसा पूर्व के समय ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। तो इसी रास्ते से जो है चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले जो है दुनिया के दूसरे भागों में जाते थे। और वापसी में क्या होता था? सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो ये जो आदान प्रदान होते थे इनके दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है आप देखिए कि बहुत सारे यूरोपीज़ कंट्री हमारे देश में आई। ठीक है, यूरोपीज़ कंट्री आई, चाहे वो पुर्तगीज़ हो, फ्रेंचीज़ हो, अंग्रेज हो, है ना, डच हो, तो वो व्यापार करने की दृष्टि से तो आए ही, अपनी संस्कृति भी तो साथ में लाए, तो आदान प्रदान होना तो निश्चित है। तो दोनों प्रक्रियाएं जो है साथ साथ चलती रहीं। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी जो है निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे और कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। मुगल इसका जीता जागता उदाहरण है और इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म जो है सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से इन दिशाओं में फैल चुका था। अब ये तो थी भाई रेशम की बात करते हैं भोजन की यात्रा यानी कि स्पैगेटी और आलू की। देखिए, हमारे खाद्य पदार्थ जो थे ना दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे ना तो जाने अनजाने में वहाँ की नई फसलों के बीज जो है वो आते थे। अब ये संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी जो है साझा स्रोत रहे हों। अब आइए जो है स्पैगेटी और नूडल्स, ठीक है, नूडल्स तो आज हर घर का जो है फेवरेट जो है जंक फूड है ना, तो इसका उदाहरण लेते हैं। अब माना जाता है कि नूडल्स जो है ना चीन से पश्चिमी में जो है पहुंचा और जो है वहाँ उन्हीं से जो है स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता जो है अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। और इसी तरह के आहार जो है भारत और जापान में भी पाए जाते हैं और इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सके कि इनका जन्म कैसे हुआ। फिर भी जो है इन अनुमानों के आधार पर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देश के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू हो गया, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ जो हैं लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये सब विदेशी फसलें हैं, ठीक है। और ये खाद्य पदार्थ जो है ना यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाता है।
जाना जाने लगा। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस तो निकला था भारत की खोज में, लेकिन वो जो है अमेरिका पहुंच गया, जिसे आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल क्या हुआ था कि हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो है अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि अमेरिकन इंडियनों के पास से आए थे हमारे पास। कई बार नई फसलों के आने से ना जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा, चाय कहाँ से आई? चाय का मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस बताने का प्रयास करूं तो चाय जो है चाइना का जो है पेय पदार्थ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइना जो है अपना बिजनेस फैलाना चाहती थी चाय का, तो उसने क्या किया कि शुरुआत में भारतीयों को फ्री में थोड़ी थोड़ी चाय पिलानी शुरू की। अब चाय, आप सभी को पता है कि चाय का जो एडिक्टेड हो जाता है उसको चाय चाहिए ही चाहिए हर रोज। तो धीरे धीरे करके पहले थोड़े कम मूल्य में, पहले फ्री में, फिर थोड़े कम मूल्य में, फिर थोड़े कम मूल्य में, और आज देखिए हर घर में चाय जो है कंपलसरी हो गई है। तो चाय कहाँ से आई है? चाय चीन से आई है। अब हमारे असम वगैरह में भी इसका उत्पादन होने लगा है। तो साधारण से आलू का इस्तेमाल जो है शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी जो थी ना आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया। जो वो कंद मूल खा के जीवित रहते थे ना, तो अब उनके स्टेटस में थोड़ा सा सुधार आ गया और उनकी औसत उम्र जो है वो बढ़ने लगी। अब खान पान अच्छा करोगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ना कि औसत उम्र बढ़ेगी। नहीं तो लोग तो कुपोषित होते हुए ही मर जाते थे, बिना खाना खाए ही मर जाते थे। ठीक है, ऐसा खाना खाएं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा है, प्रोटीन है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है लोगों का औसत उम्र तो घटेगा ही। लेकिन भोजन का स्तर बेहतर होने से औसत उम्र भी बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब जो है 1840 के दशक के मध्य में ना किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा विजय, बीमारी और व्यापार के बारे में। देखिए 16वीं सदी में क्या हुआ कि जब यूरोपीय जहाजियों ने ना एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो क्या हुआ कि पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। अब इससे पहले जो है कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार जो है, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। और भारतीय उपमहाद्वीप जो था इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में ना इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से क्या हुआ, ये आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा जो थी यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अब अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं था, ये देखिए आप, है ना। लेकिन क्या हुआ, 16वीं सदी में क्या हुआ, सारी चीज़ें चेंजेस हो गई। उसकी विशाल भूमि, बेहिसाब फसलें, खनिज पदार्थ, हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज अगर मैं पेरू और मैक्सिको की बात करूं तो पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकली हुई कीमती धातुएं, खासतौर से अगर चांदी की बात करें हम, तो इसने जो है यूरोप की संपदा को बढ़ाया। ठीक है, और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले जो है उनके व्यापार को गति भी प्रदान की। 17वीं सदी तक जो है आते आते पूरे यूरोप में जो है दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। इन्हीं किंवदंतियों की जो है बदौलत ये जो बातें बन रही थी, इनकी बदौलत वहाँ के लोग ना एल डोराडो को जो है सोने का शहर मानने लगे और जो है उसकी खोज में बहुत सारी खोजी अभियान शुरू कर दिए गए। 16वीं सदी के मध्य में क्या हुआ कि पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया था और उन्होंने जो है ना अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। और यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का जो है सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। और ये जो हथियार था ना, ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से जो है अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों का शरीर में जो है यूरोप से आने वाली इन बीमारियों के बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि 16वीं शताब्दी से पहले अमेरिका इन सारे देशों से कटा हुआ था, है ना। तो प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप हुई नहीं थी।
तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। आप सभी को पता है कि जब चेचक हो जाता है तो कितना तीव्र बुखार होता है, शरीर के पूरे शरीर में जो है छाले जैसे जो है रचना दिखाई देती है, और बहुत ही वो जो है बहुत ही दर्दनाक होता है ना। और एक बार संक्रमण शुरू हो जाए ना तो बाद में तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई, क्योंकि ये छुआछूत की तो बीमारी है ना। तो जिसे छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं, और जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे, और इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। और इस तरह घुसपैठिए जो है जीत का रास्ता आसान होता चला गया घुसपैठियों का। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक को कैसे करें भाई। ये बीमारी तो जो है एक दूसरे में फैल रही थी बिना हमला किए ही, है ना, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव जो थे उन दिनों आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को जो है कड़ा दंड दिया जाता था, और इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर कहाँ जाने लगे, अमेरिका जाने लगे। अब 18वीं सदी तक जो है अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी में काफ़ी समय बीत जाने के बाद ना चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना यह था कि 15वीं शताब्दी से जो है चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए, और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की ये जो घटती भूमिका थी और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते ना विश्व व्यापार के केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगे, और अब जो है यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये देखिए, ये जो आप फिगर देख पा रहे होंगे ये है गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है। ठीक है, एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है, और इस चित्र में 4 औरतों को आप देख पा रहे होंगे और लंबी टोपियां पहने हुए देख पा रहे होंगे, ये 4 औरतें। ठीक है, तो ये जो है 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हुए हैं, और अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। अच्छा, अभी तक तो हुई कि 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी की बात। 19वीं शताब्दी में क्या था दौर ग्लोबलाइजेशन का, इसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले। गाइस पूरा वीडियो देखा करिए, आप शुरू में ही स्किप कर देते हो। पूरा वीडियो देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइस अपने जो है दोस्तों में, रिश्तेदारों में चैनल को जो है सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।